Hi friends, welcome back to the Sarkari Update Point channel. Today's update is very important for all government job aspirant. जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस ने सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा की जो भर्ती है 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर बात करें तो इसमें 1799 पदों पर वैकेंसी निकाला गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल, जैसे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या होगी और सैलरी आपको कितना मिलेगा, और सबसे जरूरी है कि आपको इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, और साथ ही पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये जो वैकेंसी है बिहार पुलिस का सब ऑर्डिनेट सर्विस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे मैं हूं। वहां पे आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा आज 23 तारीख 9वां महीना 2025 है। वहां पे आप देख रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 2025 में क्या कहा गया है, फॉर सिलेक्शन ऑफ पब्लिक पुलिस सर्विस पुलिस सब इंस्पेक्टर इन होम पुलिस डिपार्टमेंट जो वैकेंसी आई है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आपको एक वेबसाइट खुल के निकल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें जैसे ही लोडिंग होता है उसका पीडीएफ का पूरा डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। अगर बात करें तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा यह वैकेंसी निकाला गया है, जो कि bpssc.bihar.gov.in पे आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें विज्ञापन संख्या की, तो इसका विज्ञापन संख्या 5/2025 और इसका अंतिम तिथि दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है 26/10/2025 तक इसमें रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें कितनी पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो जो एसआई की जो पोस्ट यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसमें आपको लेवल 6 के अनुसार वेतन मिलने वाली है, और 1799 पदों पर आपको डायरेक्ट वैकेंसी देखने को मिल रही है। वही बात करें तो इसमें आपका ऑनलाइन आवेदन के जो पत्र की भरने की जो प्रक्रिया है 26/9/2025 से प्रारंभ हो चुकी है, यानी कि स्टार्टिंग हो चुका है। अगर लास्ट डेट की ओर देखें तो लास्ट डेट भी आपको बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। आप लोग केवल ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। बात करें तो इस वैकेंसी में क्या कहा गया है कि उक्त पद चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन पत्र आवेदन हो सकता है, यानी कि आप सभी लोगों को एक बार में एक ही फॉर्म इसमें अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत सारे फॉर्म इसमें अप्लाई कर दे एक ही पोस्ट के लिए, आपको ध्यान से इसमें देखना है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो कहा गया है कि क्रामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग है, इसके अंतर्गत ये तो वैकेंसी आता ही है। अब नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूं कि डायरेक्ट इसमें आवेदन के लिए क्या पात्रता रहने वाली। तो सबसे पहले कहा गया है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे इंडियन होना चाहिए और होना अनिवार्य, और पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकता है। यानी कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप मेल कैटेगरी से, फीमेल कैटेगरी से, यहाँ तक कि आप ट्रांसजेंडर है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का जो योग्यता है वो 1 अगस्त 2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो या फिर बीकॉम किया हो। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन पास आउट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा की जो स्टार्टिंग है वो 1/8/2025 से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि आपको 1/8/2025 के आधार पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो रहनी चाहिए वो 18 साल मिनिमम रहनी चाहिए। सॉरी, मिनिमम जो आपका एज है 20 साल रखा गया। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम के लिए आपको सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और आपका मैट्रिक अथवा समकक्ष में जो प्रमाण पत्र होगा वो उसके अनुसार आपको डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उससे अगर अलग रहता है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सभी कैटेगरी के लिए कितने से एज रहने वाली है। तो अगर बात करें आरक्षित कैटेगरी के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए आपको 20 साल जो न्यूनतम एज रखा गया है। मैक्सिमम की बात करें तो आपको इसमें 37 साल अधिकतम उम्र रखा गया है। साथ ही में आपको अधिकतम उम्र जो है 40 साल इसमें देखने को मिलता है, जो कि एज रिलैक्सेशन आपको इसमें लगा करके 40 साल मान सकते हैं। वही बात करें पिछड़ा वर्गों के लिए तो न्यूनतम जो है 20 साल रहने वाली है, और मैक्सिमम की बात करें तो 40 साल आपको एज लिमिट देखने को मिल रही है। फिर बात करें SC ST कैटेगरी के लिए, तो ST SC कैटेगरी के लिए 42 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है, यानी कि 20 साल से लेकर के 42 साल तक के अभ्यर्थी जो है बिहार पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 साल का और छूट दिया गया है। यानी कि जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं उनको अगर चाहते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए एज रिलैक्सेशन और मिले तो 5 साल का और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल अगर बात करें तो 45 साल तक आप इसमें अगर एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। वही बात करें जो असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों से अधिकतम आयु में 3 साल का इसमें छूट देखने को मिलेगा, यानी कि 57 ईयर्स आप देख सकते हैं कि इसमें लास्ट डेट इसमें कहा गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या रहने वाली है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें तो जो ऊंचाई है, सीना है
और वजन के लिए कोई अंक इसमें देय नहीं होता है, और परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले पर असफल घोषित कर देता है। यानी कि इसमें आपको तो अंक तो इसमें नहीं मिलता है, लेकिन आपको इसमें जो कहा गया है इसमें अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड वो होना जरूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें लिया जाएगा, अन्यथा आपको इसमें से हटा दिया जाएगा। अब बात करें ऊंचाई की, तो यानी कि हाइट के लिए आपको कहा गया है जो अनारक्षित वर्गों के लिए, जो कि सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्गों इसमें आते हैं, और पुरुषों के लिए न्यूनतम जो सेंटीमीटर हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें, सॉरी न्यूनतम तो 165 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्गों की बात करें, चाहे वो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग भी, पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर तक है, यानी कि 160 सेंटीमीटर अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यह कैटेगरी है ईबीसी वालों के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए इसमें रहती है। अगर बाकी बात करें तो सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम जो हाइट हो 155 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, यानी कि महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा छूट मिला है। 155 सेंटीमीटर अगर सिर्फ हाइट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो सीना सिर्फ पुरुषों के लिए इसमें कहा गया है, महिलाओं के लिए नहीं कहा गया है, तो अनारक्षित वर्गों के लिए जो सीना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और बिना फुलाए हुए आपको फुलाने के बाद आपको 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही बात करें फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना ही चाहिए, यानी कि बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर आपको इसमें होनी चाहिए। वही बात करें पुरुषों के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर तो होना ही चाहिए, और महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होती है। अगर वजन की बात करें तो वजन में आपको जो न्यूनतम वजन है 48 किलोग्राम होना चाहिए। अगर 48 किलोग्राम से अगर कम है तो आपका इसमें छांट दिया जाएगा, 48 किलोग्राम से आप ऊपर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर बात करें जो किन्नर होते हैं, चाहे हिजड़ा होते हैं या फिर ट्रांसजेंडर होते हैं, थर्ड ट्रांसजेंडर के लिए, तो अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के ही समान इसमें लिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया आपको कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों जो इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया है वो आपको इसमें पहले लिखित परीक्षा होगा, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदनों की पत्रों की जो समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जैसे ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं तो इसमें सभी आपको चेक किया जाएगा, अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आपकी इसमें परीक्षा के लिए करवाया जाएगा। और लिखित परीक्षा आपको 2 चरणों में होगी, पहला होगा प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, दूसरा होगा मेंस का एग्जाम होगा। दोस्तों इसमें लिखित परीक्षा सभी पत्र बहुविकल्पीय ही होते हैं, यानी कि MCQ फॉर्म में आपको क्वेश्चन रहते हैं। इसमें प्री और मेंस दोनों आपको सेम ही नहीं बोल सकते, लेकिन प्री आपको जो रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है, मेंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन रहता है। वही बात करें प्री की, तो प्री में आपको 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे के अपने टाइम दिया जाएगा। यानी कि बात करें तो 200 अंकों का आपको प्रश्न होगा, और उसमें अगर बात करें तो 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स आपको मिलने वाला है, और 2 घंटा का टाइम भी आपको दिया जाएगा। वही बात करें तो इसमें अगर पास आउट करने के लिए मुख्य परीक्षा के लिए 30% से कम अगर अंक प्राप्त करता है तो उसको मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि फेल कर दिया जाएगा। तो मिनिमम जो है 30% आपको इसमें मार्क्स लाना ही लाना है, अगर नहीं लाते हैं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। वही कहा जाए तो विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की जो संख्या के आधार पर 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अगर ज़्यादा यहाँ पे अगर कोई अप्लाई करता है तो 1 से बहुत सारे पालियों में एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वही अगर द्वितीय चरण की बात करें यानी कि मेंस की, तो मेंस के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम पास आउट करते हैं तभी आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अगर मेंस पास करते हैं तो प्रथम पत्र में आपको 200 अंकों का सामान्य हिंदी के सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होगा। न्यूनतम अर्हतांक जो है 30% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का जो प्राप्तांक है मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाता है। और वही बात करें द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन के और सामान्य विज्ञान और नागरिक शास्त्र की, तो भारतीय इतिहास भारतीय भूगोल में आपको टोटल मिलाकर के 200 नंबर का क्वेश्चन 200 पूर्णांक का क्वेश्चन होगा, और कुल संख्या आपको 100 नंबर की क्वेश्चन रहने वाली है। परीक्षा की अवधि आपको 2 घंटा के लिए इसमें स्पेशल टाइम दिया जाता है। वही बात करें तो दोनों चरणों की जो परीक्षा है प्रत्येक अंक में आपको 0.2 नंबर का आपको निगेटिव मार्किंग भी रहता है। वही पुस्तका में 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास होगा और सुरक्षित रखी जाएगी। फिर बात करें तृतीय चरण की, तो इसका जो तृतीय चरण है तृतीय चरण में आपको शारीरिक परीक्षा होती है, जिसमें से आपको दौड़ना पड़ता है और योग्यता दक्षता परीक्षा भी होती है। जैसे कि बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए, चाहे आप BC कैटेगरी के हो, ABC कैटेगरी के हो या फिर SC ST कैटेगरी के हो, OBC कैटेगरी के हो, तो आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ लिया जाता है 6 मिनट 30 सेकेंड में। यानी कि 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1 किलो
सॉरी 1600 मीटर की रनिंग होगा एक मील में, यानी कि 1 मील की बात करें तो सीमा में आपको यहाँ पे होने होगा। अगर इससे अगर कम आप रनिंग करते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया, यानी कि फेल कर दिया जाएगा अगर आप 1600 मीटर से कम रनिंग करते हैं। तो वही बात करें सभी कोटि की महिलाओं के लिए इस केवल 1 किलोमीटर का दौड़ लिया जाता है, वो भी 6 मिनट में। अगर 6 मिनट में आप अधिक से समय लेते हैं तो आपको इसमें असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऊंची कूद की। तो दोस्तों जी इसका ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट रहती है, यानी कि सभी कोटि के जितना भी है ऊंची कूद आपको 4 फीट रहेगा। वही बात करें 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 4 फीट कम से कम कूदने की प्रैक्टिस कर लेनी है। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट रहती है, यानी कि सभी जो महिला है उनके लिए 3 फीट का जंपिंग करना स्टार्टिंग रहता है। और 3 फीट से कम कूदते तो इसमें तो फेल हो ही जाएगा। और अब बात करते हैं लंबी कूद की। जो लंबी कूद होती है दोस्तों वो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट रखा जाता है। अगर 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और वही महिलाओं की बात करें तो 9 फीट आपको रहता है मिनिमम, कि 9 फीट से अगर कम आप करेंगे तो आपको इसमें हटा दिया जाएगा। अब देखते हैं गोला फेंक में। दोस्तों जो इसका गोला फेंक रहता है तो गोला फेंक में आपको 16 पाउंड का एक गोला दिया जाता है, जिसमें आपको 16 फीट तक आपको फेंकना पड़ता है। अगर 16 फीट से अगर कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। बाकी अगर बात करें तो महिलाओं के लिए आपको 12 पाउंड का गोला रहता है, वो 10 फीट ही मात्र फेंकना रहता है। अब बात करें तो 10 फीट से अगर कम फेंकते तो इसमें तो असफल घोषित कर ही दिया जाएगा। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें किन्नर और हिजड़ों के लिए इसमें अलग से इसमें नहीं कहा गया, सभी के लिए समान ही रहने वाली है। वही मेधा सूची एवं अनुसूचित की बात करें तो नियुक्ति की अनुशंसा भी आपको एक ही तरीके से की जाएगा। जो शैक्षणिक योग्यता समान होने की दिशा में अभ्यर्थियों को वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार निर्धारित की जाएगी। अब बात कर लेते दोस्तों सभी वैकेंसी में जितनी जो निकाली गई किस पोस्ट के लिए आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिलती है। तो बिहार पुलिस एसआई के लिए अगर बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए टोटल 202 पदों पे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। वही बात करें तो इसमें आपको पहले से ही पता होगा कि बिहार में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण जारी किया जा चुका है। तो 74 को आपको इसमें रिजर्व सीट रहेगी महिलाओं के लिए। वही बात करें अनुसूचित जाति के लिए तो एससी के लिए तो 15 सीटों पर आपको वैकेंसी आई है, जिसमें से आपको 5 पर आपको इसमें पहले से रिजर्व रहने वाली है। अत्यंत पिछड़ा वर्गों की बात करें तो 273 पदों की वैकेंसी है, 96 जो आपका रहने वाली है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। पिछड़ा वर्गों की बात करें तो पिछड़ा वर्गों के लिए 222 वैकेंसी है, 78 आपको रिजर्व रहने वाली है। पिछड़ा वर्गों की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी आपको 42 पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर महिलाओं के रिजर्व की बात करें तो इसमें आपको 0 पोस्ट पे आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है। वही बात करें यूआर कैटेगरी के लिए तो जो इसका यूआर कैटेगरी है उनके लिए 850 वैकेंसी है और 298 जो आपको रिजर्व रहने वाली है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 180 है और 63 पे आपको रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है। अगर टोटल पदों की बात करें तो आपको 1799 पोस्ट पर कोई वैकेंसी देखने को मिलती है। वही बात करें ट्रांसजेंडर के लिए तो ट्रांसजेंडर के लिए आपको 7 जो वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलती है। बात करें टोटल पे तो टोटल के लिए आपको 614 पे महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है और 1799 जो है सभी टोटल पोस्ट की आपको डिटेल है। अब बात करें तो दोस्तों आरक्षण की, तो इसमें आरक्षण मिलने वाला है वो सभी एससी एसटी कैटेगरी के लिए, चाहे बीसी कैटेगरी हो ओबीसी कैटेगरी हो, उनके अनुसार ही आपको देखने को मिलेगा। महिलाओं के लिए प्रावधान भी आपको सेम ही देखने को मिला है, जो कि आपको अनुसूचित जाति के अगर आते हैं या अनुसूचित जनजाति के तो सेम ही रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार पुलिस के, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं https://psc.bihar.gov.in पे आपको जाकर के ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ेगी। वही बात करें सभी कैटेगरी के लिए जो जेंडर है पुरुष एवं महिला दोनों के लिए आपको 100 रुपये फॉर्म का फिलिंग का फीस रखा गया है। 100 रुपये फॉर्म का फिलिंग फीस है, चाहे आप जेंडर हो या फिर आप ट्रांसजेंडर हो, किसी के लिए भी 100 रुपये रखा गया है। आप इसका पेमेंट जो है ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। वही बात करें दोस्तों जो ऑनलाइन जो आवेदन पत्र भरने की अभ्यर्थी बिहार पुलिस सेवा आयोग की जो है वो बिहार पुलिस के ही मुख्य जो वेबसाइट है वहां से आप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर देखें अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में देख लेते तो कहा गया है कि भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार या जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से अगर भरते हैं तो आपको आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन जो था पहले वाला उसी के आधार पर आपको देख लेनी है। अब बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो भरने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले ही आपको भर लेनी है। अब उम्मीदवारों के द्वारा क्या कहा जाएगा कि रद्दीकरण कैसे हो सकता है, तो आवश्यक की जो आवेदन
की जो उम्मीदवारों की किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताए फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। और आवेदन पत्र का प्रथम भाग जो है पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना ही है, परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट नहीं करना है। और आवेदन द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर जो होता है सिग्नेचर अपलोड न किया जाना, या किसी अन्य व्यक्ति का अन्य फोटो एवं हस्ताक्षर अगर अपलोड करते हैं तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। और या फिर आवेदन मूल्य का जो ऑनलाइन भुगतान नहीं किया जाएगा तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और पुनः बैंक से चार्जबैक के रूप में जो प्राप्त कर लेना हो पड़ेगा। और आवेदकों में गलत सूचना अगर दिया जाता है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदकों ने अगर दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पाया जाता है तो आपका फॉर्म पहले से रिजेक्ट किया बाद में आपको हटा दिया जाएगा। और जो भी आप इसमें आरक्षण के लिए जो कोटी लगाएंगे अगर उसमें अगर दावा अगर करते अगर नहीं पाए जाते तो आपके पास कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है और आपको इसमें हो सकता है कि आपको फॉर्म रिजेक्ट करने के साथ साथ कुछ दंड भी भरवाया जाए। और आवेदन में जो गलत अगर लिंक अगर देते हैं जेंडर तो उसमें भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और इसमें कहा गया है साफ तौर पर कि जो आवेदक की जो उम्र की उम्मीदवारों की जो पात्रता पूर्ण न करने पर, जैसे विनिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर होगा या फिर कट ऑफ तिथि का शैक्षणिक योग्यता धारण न करना होगा तथा भारत का नागरिक नहीं होगा तो इसमें भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करें तो आरक्षण कोटि की जो विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवासी प्रमाण पत्र एवं क्रीमिलियर से जो संबंधित नहीं रखते हैं उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है अगर आप इसमें सही पत्र नहीं लगाते हैं तो। और इसमें दोस्तों इसमें खास तौर पर महिलाओं के लिए इसमें क्या कहा गया है कि ऐसी विवाहित महिला जो दौड़ एवं शारीरिक दस्ता परीक्षा के समय में चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पाई जाती है, प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक जो दस्ता परीक्षा है उसमें भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को गर्भवती नहीं होने के संबंध में एक घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा कि आप गर्भवती नहीं, अगर गर्भवती है तो आपको रनिंग करने के दौरान जो भी फिजिकल होगा तो उसमें हटा दिया जाएगा। जो चयन की जो प्रक्रिया है पूर्णतः 6 महीने का समय इसमें लगेगा और जिसमें आपको सभी जो होता है पारिवारिक निजी चिकित्सीय सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 से जुड़ी हुई। अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है 26 अक्टूबर 2025 तक है, इसलिए समय पर फॉर्म भरना ना भूलें। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और जो भी उम्मीदवार यह देख रहे हैं पहुंच सके। और हाँ, अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब यह आप कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से रहने वाले हैं और बिहार में है या फिर बिहार से बाहर के हैं तो भी आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।